वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है कि अगर हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर पढ़ा था जिसमें कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट वेरिएबल, के लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सभी को हम इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था कल कि यहाँ पर जो जितने भी फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल द फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोले या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलेंगे, एक ही बात है। क्या हमने कहा था इसके 3 फेजेस से स्टेजेस होते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर के। पहला हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल सर। और नंबर 3 है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमने पढ़ा था कि जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जब इंक्रीज करते हैं, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते हैं किसी परसेंटेज के हिसाब से, ऑल द फैक्टर्स को इक्वली अगर हम उनको इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट हमारा उस सूरत में क्या होता है, मोर देन प्रोपोर्शनेट। जितना हम अगर हमने 50% इनपुट को हमने इंक्रीज किया तो आउटपुट हमारा आ जाता है 100%। तो उस परसेंटेज से ज़्यादा अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ इनपुट जो है, जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम किसी एक किसी प्रोपोर्शन से, एग्रीकल प्रोपोर्शन से बढ़ाते हैं तो आउटपुट हमारा जो है सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है। अगर हम इनपुट को 50% बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी हमारा 50% आता है। अगर हम इनपुट को 100% बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी हमारा 100% बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को हम एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को हम टेबल और डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मान लो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेबर L, यहाँ पर दिया है यूनिट्स ऑफ कैपिटल K, यहाँ दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल L एंड K। फिर यहाँ आएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, फिर यहाँ आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। तो लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न टू स्केल कौन सी स्केल है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो मान लो हमारे पास आता है
यूनिट्स ऑफ लेबर आ गया हमारे पास 1 2 3 4। यूनिट्स ऑफ कैपिटल आ गया हमारे पास 4 5 6 7। अगर अब ये हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इसका परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर 100% बढ़ाते हैं या 50% बढ़ाते हैं, यूनिट्स ऑफ इनपुट जो हमारे पास है बोथ को हम कितना बढ़ाएंगे, इसको अगर 50% बढ़ाते हैं, इसको भी 50% बढ़ाएंगे, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा जो है मान लो 10 यूनिट्स आता है। इसी तरह से अगर हम 60% बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारा आएगा 20। इसको 70% अगर बढ़ाएं, टोटल प्रोडक्ट आ गया 30। अगर हम इसको 80% बढ़ाते हैं इनपुट्स को, तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 40। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज यहाँ पर है 50%, 60%, 70%, 80%। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये यूनिट्स ऑफ लेबर आ गया, यूनिट्स ऑफ कैपिटल आ गया, लेबर को हम एल से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल को के से प्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज हमने मान लो इस यहाँ पर फर्स्ट कम्बिनेशन में हमने कर दिया 50% इंक्रीज, टोटल आउटपुट आता है हमारे पास 10। मान लो इंक्रीज भी कितना हो गया 50%। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करते हैं 60%, टोटल आउटपुट हमारा प्रोडक्ट आ जाता है 20। इसका इंक्रीज भी 60% ही है, सेम रेशो में बढ़ रहा है। यहाँ पर 70%, यहाँ पर भी इंक्रीज इसका 70% हो रहा है, यहाँ 80%, यहाँ पर भी 80% बढ़ रहा है, कुछ सेम प्रोपोर्शन में आई। या जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो मार्जिनल प्रोडक्ट सेम आएगा हमारे पास। सेम प्रोपोर्शन का मतलब वही हो गया। जब इसका हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 10, 20 माइनस 10 तो 10, 30 माइनस 20 तो 10, 40 माइनस 30 तो 10। जब मार्जिनल प्रोडक्ट सेम आएगा, समझ लो हमारे पास जो है आउटपुट जो है कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि हमारे जो इनपुट्स जो है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज उनको हम एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, और कांस्टेंट हमारा जो मार्जिन है 10 10 10 इतना रह रहा है, इससे कम नहीं जा रहा है। तो ये था इसको ग्राफिकली अगर इसको हमने ड्रा करना हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लेना है। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेंगे, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट लेंगे, तो इसकी कर्व जो ड्रा होगी इस किस्म की स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, क्योंकि इस 10 10 10 10 1 पॉइंट तो 10, 2 पे भी 10, इसी तरह से बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। टोटल प्रोडक्ट मतलब हमारा जो है 10 20 30 40, तो इस तरफ से बढ़ता जाएगा। यहाँ से अगर हम ले लें, यहाँ से अगर हम ये ले लें, देखेंगे जितना एरिया ये है उतना एरिया ये भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये आगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है इसका थर्ड पार्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सेम मेथड से हम यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेंगे, बोथ आर वेरिएबल। टोटल ये परसेंटेज इंक्रीज हम करेंगे, अगर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज हम करते हैं इनपुट में 50%, तो आउटपुट हमारा आता है 40% इंक्रीज होता है आउटपुट में। अगर हम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं 100%, तो टोटल प्रोडक्ट में हमारा आता है 70%, यानी कम आ जाता है। तो जितनी बार हमारा आउटपुट जो है प्रोपोर्शनेट इनपुट से कम आएगा, तो उसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, ग्राफ जो हमारा आएगा
इस तरह से आएगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमने बताया था ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ये आगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें परसेंटेज आउटपुट बढ़ता है, इसमें परसेंटेज आउटपुट जो है परसेंटेज इनपुट से कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो हमने ये हम पढ़ा रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, इनके लॉज पढ़ा। रिटर्न टू फैक्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जिसमें एक वेरिएबल फैक्टर होता है और एक फिक्स फैक्टर होता है। जैसे हमने ये पढ़ा पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये मैं आपको बोलना भूल गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। डिक्रीजिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं? जैसे हमारा परसेंटेज आउटपुट जो है ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होती है इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू डिक्रीजिंग कॉस्ट। और दूसरे में जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट। और नंबर 3 जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को हम, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिक्रीजिंग कॉस्ट, आपको आ सकता है व्हाट आर कांस्टेंट कॉस्ट, व्हाट आर इंक्रीजिंग कॉस्ट, या पूछा जाएगा व्हाट इज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो आपको जब ये पता होगा कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हमारा जो है आउटपुट जो है, अगर हम इनपुट बढ़ाते हैं उस आउटपुट उसके रेशियो से ज़्यादा बढ़ता है, उसकी परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारा जो आउटपुट है उसकी पर यूनिट वैल्यू जो है कम हो जाती है, आउटपुट की वैल्यू पर यूनिट वैल्यू कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसी तरह से जब कांस्टेंट कॉस्ट, जितना हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी उतना बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट, कोई चीज़ इसमें बढ़ नहीं रही है। और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ आउट प्रोडक्ट है, आउटपुट की कॉस्ट जो है पर यूनिट वो बढ़ते जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ते जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये था आपके पास रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। इसके बाद हम इसी टॉपिक में जो है सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।